बेटा किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, हमने ये देखा कि इफ वी हैव ए कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, अगर बेटा इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी रो है तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस R होता है दैट इज इक्वल टू रो इंटू L बाय A। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज क्या हम इस रेजिस्टेंस को इन टर्म्स ऑफ मास एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब जिससे हमें ये पता चले कि अगर दो वायर्स हैं, लेंथ उनकी सेम है, रेजिस्टेंस में क्या रेशो होगी इन टर्म्स ऑफ देयर मासेस। सो समटाइम्स वी प्रेफर ए लाइटर वायर, समटाइम्स वी प्रेफर ए हेवियर वायर। तो हमने मास की तो कहीं बात की ही नहीं, तो क्या इस एक्सप्रेशन को मास की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन। देखिए ये हमारे पास वायर है जिसकी लेंथ है L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर इस वायर का की डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी ऑफ वायर या डेंसिटी ऑफ कंडक्टर, आई कैन राइट इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? मास पर यूनिट वॉल्यूम। वी कैन राइट इट एज m डिवाइडेड बाय a इंटू L। ठीक है, अब डेंसिटी को ना तो मैं यहाँ d से लिख सकता हूँ, d से डायमीटर लिख रहे हैं, रो से रेजिस्टिविटी, सिग्मा से कंडक्टिविटी, इसलिए मैं डेंसिटी ही लिखूंगा पूरा। सो यहाँ से देखिए ये डेंसिटी है आपके पास। देखिए यहाँ से एरिया क्या बन गया, कैन वी राइट दिस एरिया इक्वल टू, इस एरिया को इधर ले आओ, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू लेंथ। ठीक है बेटा, L, इसको तो L ही लिख देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। डेंसिटी इज mass per unit volume, density is m by a into L. What is volume of this wire? Volume of this conductor is area of cross section into length. So बेटा हमारे पास area of cross section बन गया mass divided by density into length. So when you substitute this area here, दूसरे पार्ट में आपको in terms of area भी बता दूंगा, तो यहां से इक्वेशन 1 बोल देता हूं। Therefore equation 1 becomes R equal to rho into L by A. What is A? Mass divided by density into length है, तो वो मैं न्यूमरेटर में लिख लेता हूं ऐसे। So rho R is equal to rho into density into length square divided by M। तो ये फॉर्मूला एक और आप याद रखेंगे, क्या फॉर्मूला याद रखेंगे? देखिए रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, डेंसिटी किसी मटेरियल की सेम होती है, सो हमारे पास ये एक और फॉर्मेट आ गया, R is directly proportional to L square but inversely proportional to M। अगर रेजिस्टेंस को लेंथ और मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो ये एक्सप्रेशन याद रखें, R is proportional to L square divided by M। क्या हम इसी फॉर्मूले को इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड मास भी एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये आ गया बेटा लेंथ और मास की फॉर्म में। इसी से देखो, जैसे यहां हमने A निकाला, A को क्या लिखा, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी इनटू लेंथ। हम यहां से लिख सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वॉल्यूम। तो इस L की जगह में मास डिवाइडेड बाय एरिया इनटू वॉल्यूम लिखूं तो R क्या आ जाएगा, रो इंटू L की जगह क्या आ जाएगा, M डिवाइडेड बाय A, ये वाला, इंटू ये A इंटू वॉल्यूम। दिखाई दे रहा है बेटा, समझ में आ रहा है क्या लिख रहा हूं मैं? सो R विल बी इक्वल टू रो डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू M बाय A स्क्वायर। तो जब भी आपने रेजिस्टेंस को
मास और एरिया की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो ये है आपके पास एक्सप्रेशन R इज प्रोपोर्शनल टू M डिवाइडेड बाय A स्क्वायर। तो रेजिस्टेंस मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, वो डिपेंड करता है कि वेदर यू वांट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये नोट करें, मैं बताऊंगा इन दोनों एक्सप्रेशंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। ये नहीं सोचना कि यहाँ लिखा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M और यहाँ लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई। कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, एक बार नोट कर लो आप इसको। बट ये वाला एक्सप्रेशन तो हमारे पास है, ये यूनिवर्सल है, ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी यूज करते हैं। बट इसी एक्सप्रेशन को हम दूसरे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। बट इसके बेसिस पे क्या बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। एट द सेम टाइम रेजिस्टेंस जो है अगर मास की फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू M, और अगर एरिया की फॉर्म में लिखना है तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया का स्क्वायर। ऐसे ही है या रिवर्स है, पहले देख लो। ठीक है ये दोनों। इसमें कोई डाउट है बेटा किसी को? अनन्या को डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। चलो देखो क्या मतलब हुआ मास की फॉर्म में एक्सप्रेस करने का पर्पस क्या। देखिए सपोज करो ये एक वायर है, कोई मटेरियल है, ये दूसरी वायर है, ठीक है। एरिया डिफरेंट भी ले सकते हैं क्योंकि यहां हम क्या ले रहे हैं, ये दूसरी वायर है, दोनों की लेंथ बराबर है। एरिया डिफरेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिफरेंट, दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। दोनों का मटेरियल सेम है, तभी तो बोल पाएंगे दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है। अब दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा? देखो ऑब्वियसली अगर दोनों का मटेरियल सेम है, लेंथ सेम है, डेंसिटी सेम है, तो जिसका एरिया ज्यादा है उसका मास ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस कम होगा और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। नॉट इन टर्म्स ऑफ एरिया, इट इज एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ मास। सामने दिख रहा है जिसका मास, अगर लेंथ कांस्टेंट है, अगर दो वायर्स की लेंथ सेम है, इफ लेंथ इज सेम, तो आर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होता है। अगर लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, और अगर दो वायर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। अगर दो वायर्स का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है तो रेजिस्टेंस उसका ज्यादा होगा जिसका मास ज्यादा है, या जिसका मास ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। वी कैन से इन एनी वे, ठीक है जी। ये उसी एक्सप्रेशन का एक्सटेंशन आ गया। अभी हमारा जो आज का मेन टॉपिक है, हम थोड़ा सर्किट एनालिसिस करने वाले हैं आज। कुछ शॉर्टकट्स बताऊंगा बेटा पहले, जैसे कब ओम्स लॉ को बिना अप्लाई किए, स्किप करके, बिना ओम्स लॉ के क्या हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ दो रूल्स हैं, ऐसे बोलते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल, वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। यहां से करते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल एंड करंट डिवीजन रूल। देखो जो वोल्टेज डिवीजन रूल है, वोल्टेज डिवीजन रूल हमेशा सीरीज सर्किट में लगता है। वोल्टेज कब डिवाइड होती है? जब हमारे पास दो, मैं दो के लिए बताऊंगा, अभी हम एक्सटेंड कर सकते हैं फर्दर इसको।
मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरे का रेजिस्टेंस है R2, और हम इन दोनों कंडक्टर्स के अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें। लेट अस से जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया वो है V। ठीक है बेटा, ऑब्वियसली यहाँ से करंट फ्लो करेगी I। हमें करंट कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ओम्स लॉ अप्लाई करके रेजिस्टेंस फाइंड करके करंट करने की जरूरत ही नहीं है। ये वोल्टेज V है। अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V1 और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, बेटा सीरीज सर्किट में देखना, ध्यान से समझना, हमारे पास ओम्स लॉ है क्या? ओम्स लॉ सेज दैट V इज इक्वल टू I इंटू R। जब सीरीज सर्किट होता है तो करंट कांस्टेंट होती है। इन सीरीज I is same, therefore V is directly proportional to R। बेटा करंट सेम होने का ये मतलब नहीं है कि आप इसके आगे एक और रेजिस्टेंस लगाओगे करंट तब भी सेम रहेगी। करंट सेम होने का मतलब है कि जितनी करंट इसमें से फ्लो करेगी उतनी ही इसमें से करेगी। ओवरऑल ये करंट होगी कितनी वो तो डिपेंड करता है कि सर्किट में रेजिस्टेंस कितना है। ऑफ कोर्स अगर मैं ये रेजिस्टेंस हटा दूं, मान लो एक ही रेजिस्टेंस बचा, तो ये नहीं बोलेंगे ये करंट उतनी ही रहेगी। अब ये करंट बढ़ जाएगी लेकिन पूरे इस पाथ में सेम होगी। फिर अगर हम यहाँ रेजिस्टेंस लगा देते हैं तो रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा? ओवरऑल करंट कम हो जाएगी। सिर्फ इसके थ्रू नहीं, दोनों के थ्रू। सीरीज सर्किट में हमेशा क्या होता है? सेम करंट फ्लो करती है थ्रू ऑल द रेजिस्टर्स। अब जितने ज्यादा रेजिस्टर लगाते जाओगे करंट तो कम होती जाएगी। ठीक है, सेम करंट का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि करंट हमेशा सेम रहेगी, आप जितने मर्जी लगा लो। करंट नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ता जाएगा, करंट कम होती जाएगी। तो जब हम वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं तो देखना ध्यान से, ये तब लगाते हैं जब हम सीरीज में सर्किट लेते हैं। सीरीज सर्किट में वोल्टेज डिवीजन रूल लगता है। ओम्स लॉ सेज दैट V इज इक्वल टू IR। सीरीज में I सेम होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। देखो डायरेक्टली अगर आपको बताना है कि V1 कितना है, डायरेक्टली हमारा जो वोल्टेज डिवीजन रूल है जिसमें हमें V1 पता करना है, यू कैन राइट ये V1 किस रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है, उसको आप टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो इनटू अप्लाइड वोल्टेज। जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपको वोल्टेज देखनी है उस रेजिस्टेंस को टोटल रेजिस्टेंस से डिवाइड करो और वोल्टेज से मल्टीप्लाई करो। इन द सिमिलर वे अगर आपको V2 देखना है तो V2 कितना होगा? V2 विल बी इक्वल टू, इसके अक्रॉस देखनी है वोल्टेज, सो R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू V। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज देखनी है उस रेजिस्टेंस को डिवाइड कर देना टोटल रेजिस्टेंस से और मल्टीप्लाई कर देना करंट से। एंड करंट डिवीजन रूल में क्या होता है? करंट डिवीजन रूल में करंट डिवाइड करनी है। ये एक वायर है, रेजिस्टेंस इज R1, ये दूसरी वायर है, रेजिस्टेंस इज R2। बेटा अगर यहां से I करंट फ्लो कर रही है तो इस पार्ट में चली गई I1 और इधर चली गई I2। करंट डिवीजन रूल में रिवर्स करते हैं हम, देखना क्यों। करंट डिवीजन रूल में क्या होता है? I डिफरेंट होती है, करंट के डिफरेंट पाथ्स हैं, लेकिन V सेम होता है। ये आपको बेसिक पढ़ा हुआ है थ्योरी आपने कि ये रेजिस्टेंस भी A से लेके B के बीच में कनेक्टेड है और ये वाला रेजिस्टेंस R2 भी A और B के बीच में कनेक्टेड। तो करंट डिवीजन रूल में क्या होता है? I1, या अगर हम ओम्स लॉ की बात करें करंट डिवीजन रूल में कैसे अप्लाई करना है, देखो ओम्स लॉ सेज V is equal to IR, so I is equal to V by R। लेकिन अगर पैरेलल सर्किट है, इन पैरेलल सर्किट V कांस्टेंट होता है, और बेटा जब V कांस्टेंट होगा तो I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है R के। I is इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। और अगर I इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, देखना I1 क्या होगा? इस रेजिस्टेंस में से कितनी करंट फ्लो कर रही है? आपने अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखना है, R2 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, मैं अभी क्वेश्चन दे रहा हूं इस पे बेस्ड, इनटू I। और I2 अगर देखना है दैट विल बी R1
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू आई। ये है वोल्टेज डिवीजन रूल और करंट डिवीजन रूल। देखो एक एग्जांपल के साथ समझ लो, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करें हमारे पास दो रेजिस्टर्स है, इन दोनों के अक्रॉस हमने जो वोल्टेज अप्लाई किया रही है, दिस वोल्टेज इज 30 वोल्ट, दिस वोल्टेज इज 30 वोल्ट। यहाँ रेजिस्टेंस है से 5 ओम और यहाँ रेजिस्टेंस है 10 ओम। ठीक है, अब नॉर्मली अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो हम ओम्स लॉ के बेसिस पे क्या करते हैं, पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, फिर करंट निकालते हैं, फिर देखते हैं यहाँ V1 कितना है और V2 कितना है। लेकिन जब आपने वोल्टेज डिवीजन रूल लगाना है, डायरेक्टली कोई जरूरत नहीं है करंट फाइंड करने की, कोई जरूरत नहीं है ओम्स लॉ की। ऑल्दो ओम्स लॉ से ही आता है ये, बट हम डायरेक्टली यूज करेंगे। देखो अगर यहाँ वोल्टेज है V1 अक्रॉस दिस 5 ओम वोल्ट रेजिस्टेंस, अगर वोल्टेज V1 है तो देखो डायरेक्टली V1 कितना होगा, इसी रेजिस्टेंस को टोटल से डिवाइड कर दो into 30, so it is equal to 5/15 into 30, तो V1 कितना होगा 10 वोल्ट। एंड अगर V2 फाइंड करना है, V2 विल बी इक्वल टू, जिस भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस देखना है, डिवाइडेड बाय टोटल, दिस इज फॉर 2, 3 के लिए आपने इसको एक्सटेंड करना है, 10/15 into 30, so that is equal to 20 वोल्ट। V2 इक्वल टू 20 वोल्ट। ऑब्वियसली बेटा यहाँ से आप ये देख सकते हो, ध्यान से देखो, जो बड़ा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसके अक्रॉस कम वोल्टेज। क्योंकि जब भी हम सीरीज में बात करते हैं, सीरीज सर्किट में क्या होता है, सीरीज सर्किट में V is directly proportional to R, मतलब जो बड़ा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस ज्यादा वोल्टेज होगी, जो छोटा रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम होगी। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ सपोज आई हैव a resistance of 2 ohm here, 3 ohm here, ठीक है, तो यहां से 10 एम्पियर करंट आ रही है। करंट डिवीजन भी देख लेते हैं, यहां से 10 एम्पियर करंट आ रही है। अगर इधर चली गई I1 और इधर चली गई I2, बिना ओम्स लॉ अप्लाई किए बताएं व्हाट विल बी I1 एंड व्हाट विल बी I2। I1 कितना होगा और I2 कितना होगा? I1 विल बी इक्वल टू, अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखना है, देखो अपोजिट वाला रेजिस्टेंस देखना है, मतलब 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 into 10, it is going to be 6, yes 6 and 4, I2 will be equal to 2 divided by 2 plus 3 into 10, that is again 2 by 5 into 10, so that is 4 ampere। अब एक चीज नोट करना बेटा यहाँ, ठीक है, यू कैन इजिली मेक एन आइडिया फ्रॉम दिस। यहाँ पर क्या है, पैरेलल में सर्किट है, पैरेलल में क्या होता है, आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दिस इज मिसकंसेप्शन, हम बोलते हैं कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वहां करंट कम होगी। मिसकंसेप्शन क्यों, समझना ध्यान से। ऐसे ही बोलते हैं नॉर्मली, ज्यादा रेजिस्टेंस होगा तो करंट कम होगी, वो तब अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस लगे हैं। अगर रेजिस्टेंस सीरीज में लगे हैं तो उन सब के थ्रू सेम करंट होगी। सीरीज में all the resistors same current will flow through all the resistors, लेकिन पैरेलल में करंट का डिवीजन होता है, जो बड़ा रेजिस्टेंस उसमें से कम करंट, ठीक है। और यहां से आप देख लीजिए I1 कितना आ गया 6, तो ये 6 एम्पियर यहां से और 4 एम्पियर यहां से फ्लो करने वाली, ठीक है। तो जो बड़ा रेजिस्टेंस है 3 ओम, उसमें से कम करंट, जो छोटा रेजिस्टेंस है उसमें से ज्यादा करंट। करंट डिवीजन रूल को ना हम इसको भी स्किप कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप थोड़ा रेशो और फ्रैक्शंस में, अगर आप मैथमेटिकली थोड़ा सा बेटर फील करते हैं, देखो डायरेक्टली कर सकते हो। रेजिस्टेंस की रेशो क्या है, दोनों जो, क्योंकि इनमें तो करंट का डिवीजन होगा, रेजिस्टेंसेस की रेशो है 2:3, तो बेटा जो करंट की रेशो होगी
करंट की रेशियो होगी 3:2, खत्म। अगर रेजिस्टेंस की रेशियो आपको 2:3 गिवन है तो करंट की जो रेशियो होगी दैट विल बी 3:2। तो आपने क्या करना है बेटा, जो ये टोटल करंट है इस टोटल करंट को 3:2 की रेशियो में डिवाइड कर देना है। तो कैसे करते हैं 3:2 की रेशियो में डिवाइड? सो 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 10, 2 आएगा वही देखना, डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 इंटू 10, सो दिस वुड बी 6 एम्पियर, दिस वुड बी 4 एम्पियर। बट ऐसे लिखने से, इस तरह से जो ये मैंने लिखा है R इज रेशियो 2:3, ऐसे लिखने से आप इजीली कर भी सकते हो और इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो जब दो से ज्यादा रेजिस्टर्स होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक सर्किट दूंगा जिसमें हमारे पास 3 रेजिस्टर्स लगे हैं। आप किसी भी तरीके से 3 रेजिस्टर्स भी मैं बड़े सिंपल से दे रहा हूं, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये 3 रेजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है। और करंट फ्लो कर रही है 2.2 एम्पियर, जो मेन करंट है, जो टोटल करंट है यहां से जो आ रही है, ये करंट है 2.2 एम्पियर। अगर इस पार्ट में चली गई I1, इधर चली गई I2 और इधर चली गई I3, तो मुझे बताओ बेटा I1, I2 और I3 की वैल्यूज क्या होगी? देखो बेटा कैसे करेंगे, हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले आपने देखना है कि रेजिस्टेंस की रेशियो क्या है। इजी है, रेजिस्टेंस की रेशियो है 1, 2, 3, ठीक है। रेजिस्टेंस की रेशियो क्या है 1:2:3। तो करंट की रेशियो क्या होगी? चलो देखते हैं बेटा, आप चेक करें, ठीक है। यहाँ आंसर मत दो, सिर्फ चेक करो करंट की रेशियो क्या होगी। देन इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। करंट की रेशियो होगी 1:1/2:1/3, बिकॉज जो रेजिस्टेंस की रेशियो है उससे रिवर्स होती है करंट की रेशियो। कब? अगर आपके पास सर्किट पैरेलल में है तो, राइट। तो करंट की रेशियो क्या होगी 1:1/2:1/3। अब ये जो आपको रेशियो दिख रही है, इस रेशियो में ही आपको फ्रैक्शंस दिख रहे हैं, तो हम इस रेशियो को भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप इसी रेशियो को बोल सकते हो 6:3:2 बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोलो। क्या किया मैंने, 6 से मल्टीप्लाई कर लिया इसी रेशियो को, ये 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से करो, इसको 6 से करो, सो ये 1:1/2:1/3 बिकम 6:3:2, ठीक है। दैट मीन्स हमारी जो टोटल करंट है, टोटल करंट कितनी है 2.2। इस टोटल करंट को 6:3:2 की रेशियो में 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है बेटा। टोटल करंट कितनी है 2.2 एम्पियर, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। क्या नाम रखे हमने, I1, I2, I3। देखो I1 कितना होगा, I1 विल बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना, 6 + 3 + 2 11 इंटू 2.2। I2 कितना होगा, बाद में करते हैं, वैल्यू निकालते हैं बाद में। I2 कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय अगेन टोटल इंटू 2.2, और I3 कितना होगा 2 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 2.2। सो दिस I1 बिकम्स, बोलो ये कितना आएगा, ये 2 के साथ चला जाएगा है ना, 0.2 आ जाएगा, 1.2 एम्पियर। I2 कितना आ जाएगा 3 इंटू 0.2 0.6 एम्पियर, और I3 कितना आएगा 0.4 एम्पियर। आप जब भी फाइनल रिजल्ट निकालोगे इन तीनों को ऐड करके भी देख लेना, इन तीनों को ऐड करके 2.2 ही आएगा, ठीक है। इसको चेक करें, कोई डाउट है तो बताएं। ध्यान से देखो, ये तीनों पैरेलल में है,
तीनों पैरेलल में है तो तीनों में करंट डिफरेंट होगी, राइट। अब करंट की जो रेशो है पैरेलल, ये सीरीज सर्किट में बोलते हैं वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। हमारे पास ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? ओम्स लॉ सेज दैट V is equal to I into R. V equals to I into R. So what is I? I equals to V by R. अब पैरेलल में ये तो सबको पता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है। तो अगर पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, इस ये भी देखो, ऐसे देखो, A और B के बीच में कनेक्टेड है, ये भी वही और ये भी वही, राइट। तो पैरेलल में हम बोलेंगे I is inversely proportional to R। बेटा जब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है तो जो रेजिस्टेंस की रेशो है, करंट की रेशो उससे रिवर्स्ड होगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट कम, राइट। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम है, और जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? बिल्कुल यही था। बताऊं दोबारा? दोबारा से देख लेते हैं उसको भी। पहले ये देख लो, रेजिस्टेंस की रेशो है 1 2 3, तो करंट की रेशो होगी 1/1:1/2:1/3। ठीक है, कोई फर्क नहीं है बेटा, वैसे लिखोगे 6 3 2। अब 6:3 क्या हुआ? 1:1/2 ही हुआ। 6:2 क्या हुआ? 1:1/3 ही हुआ। तो जो करंट की रेशो है वो है 6:3:2। इसका मतलब आपने इस टोटल करंट को 6:3:2 की रेशो में डिवाइड कर देना। वो तो रेशो फ्रैक्शन तो सेम लॉजिक है। 6 एम्पियर, सॉरी 6 एम्पियर नहीं, I1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 11 इंटू, अब ये 6/11 लिखो या ऐसे भी देखो 1/1 + 1/2 + 1/3 लिखो, तब भी 6/11 ही बनेगा। सिर्फ ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, ठीक है। दूसरा वाला मैंने लिखा 3/11, आप ऐसे लिख सकते हो 1/2 डिवाइडेड बाई 1 + 1/2 + 1/3। तीसरा वाला लिखो 1/3। सो बेटर है कि ये फ्रैक्शंस अवॉइड करके इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखा 632, तो 632 है। तो ठीक है। दो के केस में क्या है ना, दो के केस में तो बहुत ही आसान है। रेजिस्टेंस की रेशो है, मान लीजिए यहां से कितनी करंट थी आपके पास, यहां से थी 10 एम्पियर करंट थी, यहाँ शायद 2 ओम था और यहाँ 3 था, या यहाँ 3 और यहाँ 2। रेजिस्टेंस की रेशो क्या है? रेजिस्टेंस की रेशो है 2:3। तो मैं बोलूं करंट की रेशो होगी 1/2:1/3। ये जो 1/2:1/3 है, यही तो 3:2 है। सोचो, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 6 क्या बना? कोई फर्क नहीं है, पहले वाले में और इस वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। अभिनंदन देखो ध्यान से, ये वाली जो रेशो है और इस रेशो में कोई फर्क नहीं है, इसलिए 3:2 और 1/2:1/3 में भी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपको ना अभी बेसिकली सीरीज और पैरेलल का थोड़ा सा कंफ्यूजन है, 10th में जो पढ़ा उसके बेसिस पे। अब ये लो एक क्वेश्चन, ठीक है। यहां से जो करंट आ रही है, सपोज ये करंट है 9 एम्पियर, ठीक है। यहाँ 3 रेजिस्टर लगे हैं आगे, ये भी 6 ओम का रेजिस्टर है, ये भी 6 ओम का रेजिस्टर है, और ये भी 6 ओम का रेजिस्टर है, राइट। सर्किट सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। यहां से अगर करंट चली जाती है I1, यहां से चली जाती है I2, बताएं I1 I2 कितना कितना होगा? फिर मैं उस पर दोबारा आऊंगा 6:3:11 वाला, 6:3:2 वाला। व्हाट इज I1, व्हाट इज I2? अच्छा, दो ही है यहाँ पे। देखिए यहां से 9 एम्पियर करंट आई और यहां पहुंच के करंट दो पार्ट्स में डिवाइड होनी है, क्योंकि आगे दो रास्ते हैं। अब जितनी भी करंट इस 6 में से फ्लो करेगी, इसमें से भी वही करेगी। अब वो ज्यादा होगी या कम होगी,
वो डिपेंड करता है कि ये टोटल रेजिस्टेंस कितना है। इस वाले पार्ट में आपको ये टोटल रेजिस्टेंस देखना है, नॉट ओनली दिस 6, क्योंकि ये I2 कितनी होगी वो सिर्फ इस 6 पे नहीं डिपेंड करता, ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों में से करंट सेम फ्लो करेगी। तो ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, आप इस सर्किट को ऐसे विजुलाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा मैं बोल क्या रहा हूं। 6 ohm, 12 ohm. Now who is going to tell me कि 6 ohm में से ज्यादा करंट फ्लो करती है कि 12 में से? सीरीज में जो टोटल करंट होगी that will depend on the entire resistance of that particular section. अगर ये नहीं होता तो ये भी 6 ये भी 6 तो बोलते करंट 4.5 ऊपर 4.5 नीचे, बट दिस इज नाउ 12 ओम। यहाँ रेजिस्टेंस कितना है 12 ओम, 12 के पैरेलल में 6 लगा है। तो अगर आप रेजिस्टेंस की डायरेक्टली भी देखना है ना, अगर रेजिस्टेंस की रेशो देखो, मैं करंट डिवीजन रूल लगा ही नहीं रहा, वो भी लगा के बताऊंगा। रेजिस्टेंस की रेशो है 12:6, है या नहीं? मतलब रेजिस्टेंस की रेशो है 2:1। तो करंट की रेशो क्या होगी? आप बोलते हैं उल्टा लिख दो, ये लो करंट की रेशो 1/2:1। तो बेटा 1/2:1 को क्या बोले? 1:2 बोलो, चलेगा ना? कैसे? अरे 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। जनरली जब भी हम रेशियो फाइंड करते हैं ना, हम कोशिश ये करते हैं कि उस रेशियो में फ्रैक्शनल नंबर नहीं होना चाहिए। होता कुछ नहीं है, फ्रैक्शन से थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा आपको सॉल्व करने में। सो इस रेशियो को 1/2:1 को 1:2 बोल दिया। और मैं डायरेक्ट क्या बोलता हूँ, दो के केस में तो डायरेक्ट बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस 2:1 है, करंट 1:2 होगी। तो करंट को 1:2 मतलब फर्स्ट एक पार्ट इधर, ये रेजिस्टेंस जो है 2:1 है, उल्टा लिख दिया मैंने, 12:6 ऊपर वाले को 12 बोल दिया मैंने, सॉरी, इसलिए मैं इसको I1 नहीं बोल देता हूँ, ये चेंज कर देता हूँ। आपको मैंने क्वेश्चन दूसरा दिया था, रेजिस्टेंस मैंने इसको R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया। तो रेजिस्टेंस की रेशियो क्या है 12:6, तो करंट की रेशियो होगी 6:12। करंट की रेशियो होगी 6:12 मींस 1:2। तो टोटल करंट कितनी है 9। I1 विल बी इक्वल टू 1:2 की रेशियो, इस 9 एम्पियर को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है, 1/3 into 9, 2/3 into 9. So this is going to be 3 ampere and this is going to be 6 ampere. And that is quite obvious. 3 एम्पियर यहाँ, 6 एम्पियर यहाँ, नाम कुछ भी हो, नाम कुछ भी हो, यहाँ 6 एम्पियर और यहाँ 3 एम्पियर क्यों? बेसिकली यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम। तो जब आपके पास एक 12 ओम और एक 6 ओम है, तो ऑब्वियसली जो 6 ओम का रेजिस्टेंस होगा उसमें से तो ज्यादा करंट ही फ्लो करेगी। सो वेदर यू कॉल इट एज I1 और I2, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, एक और दे दूं, जिससे पिछला वाला जो क्वेश्चन था 3 वाला वो फिर से रिवाइज भी हो जाएगा और एक नया क्वेश्चन भी हो जाएगा। मान लो इस बार मेरे पास है 4 रजिस्टर, सपोज ये एक सर्किट है, और यहां हमने लगा दी बैटरी। जैसे 11th में हम बात करते हैं कि अगर मैकेनिक्स के क्वेश्चन आपसे बनना स्टार्ट हो गए प्रोजेक्टाइल में या वन डायमेंशनल मोशन में, तो आगे आसान हो जाता है काम। वैसे ही ये समझ लो, यहाँ कैपेसिटर में भी आप अप्लाई कर सकते हो सेम लॉजिक। ये 3 ओम ले लो, ये 4 ओम ले लो, 5 and 6। 3 और 4 का कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, 3 6 ले लेते हैं इसको, एंड हो गया। इसको ले लो 4 ओम, इसको 5 ओम ले लो, बीच वाले को, बीच वाले को 5 ओम लेके यहाँ 30 वोल्ट लगा देते हैं। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट करंट थ्रू ईच।
कैलकुलेट करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब जब आपके पास ये मिक्स्ड है आ गया सर्किट, मिक्स्ड मतलब कुछ सीरीज और कुछ पैरेलल, तो आपको पहले ये देखना है कि इस सर्किट में टोटल करंट कितनी फ्लो कर रही है। बिना पेपर पेन यूज किए कोई मुझे बता सकता है इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? लिख के नहीं, सिर्फ सर्किट देख के, ईमानदारी से सर्किट देख के कोई बता सकता है कि सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? एनीबॉडी? व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? जस्ट सी इट एंड लेट मी नो व्हाट इज द वैल्यू। बोलो ना, इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है? जो छोटा वाला है 6 और 3, उसका तो 2 ओम होगा। उसका हो गया 2 ओम। ठीक है, डन। यस सर। ये और 2 जो और पूरा ये 4, सीरीज के साथ तो ये हो जाएगा 6 ओम। 6 के पैरेलल में हो गया 5, प्रोडक्ट वाइज सम कर देंगे, है 6 ना? into प्रोडक्ट 5 में सम 30 कर लो, 30/11। तो टोटल रेजिस्टेंस मेंटली कैलकुलेट हो जाएगा कितना? 30/11, राइट? अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ध्यान से देखो बेटा, लिखने की जरूरत ही नहीं होती ऐसे सर्किट्स में। अगर आपको टोटल रेजिस्टेंस मिल गया, ये दिया हुआ है टोटल जो अप्लाइड वोल्टेज है, तो बताओ टोटल करंट कितनी होगी? व्हाट विल बी आई? कैन आई राइट वी? वी कितना है? 30 डिवाइडेड बाय 30/11। समझ आया? आई इक्वल टू वी बाय आर। वी कितना है? 30। आर पता चल गया बेटा 30/11 कैसे आया? 6 और 3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 2। इट इज 6 into 3 डिवाइडेड बाय 6 + 3। 2 के सीरीज में 4 है, दिस इज ऑब्वियसली 6, एंड देन 6 इन पैरेलल विद 5 विल बी 30/11। तो टोटल करंट हो गई आपकी 11 एम्पियर। टोटल करंट हो गई 11 एम्पियर। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? अब ये जो 11 एम्पियर है, इस 11 एम्पियर को बाइफरकेट करना है। कैसे? यहां देखो, सपोज यहां से चली 11 एम्पियर करंट, कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर। मान लो यहां चली गई I1 और यहां चली गई I2। फिर ये जो I2 है यहां आके फिर डिवाइड हो जाएगी, लेट अस से I3 एंड I4। ठीक है, बताओ व्हाट विल बी I1? डायरेक्टली बता सकते हैं, डायरेक्टली, अगेन बिना पेपर यूज किए। यहां से लेके यहां तक अप्लाइड वोल्टेज ही है ना, कितनी है? 30 वोल्ट। बेटा यहां से लेके यहां तक अगर वोल्टेज 30 वोल्ट है तो करंट कितनी होगी देखना, डायरेक्ट लिखो। बस क्या है ना, आपको प्रैक्टिस करनी है। यू हैव टू सॉल्व मोर एंड मोर सर्किट्स, एंड उससे आपका लाइक यू विल बी यूज्ड टू द सिस्टम, एंड कैसे कम कर सकते हैं, लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। I1 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू 6 एम्पियर। पता चला क्या किया? यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30 वोल्ट। करंट अगर I1 है तो V बाय आर इज I, ओम्स लॉ। I1 इज 6 एम्पियर। अब आगे चलने की जरूरत ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस देखने की। यहां से 11 आई, अगर इधर 6 एम्पियर चली गई तो ऑब्वियसली 5 एम्पियर ऊपर जाएगी। तो I2 कितना हो गया? नहीं तो मैं I2 ऐसे भी निकाल सकता था। ये जरूरी नहीं है कि जो आसान है वही पहले निकाला मैंने। मैं I2 ऐसे निकालता, यहां से लेके यहां तक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 30। 30 डिवाइडेड बाय, अगर आपने डायरेक्टली नहीं भी लिखना तो यहां से लेके यहां तक रेजिस्टेंस कितना है? सोचो, 6 और 3 हो गए 2 पैरेलल में, 4 और 2 6, और टोटल है कितना? 11 ही है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, राइट? अभी अगर यहां से 5 एम्पियर करंट चल रही है, देखो यहां 5 एम्पियर डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 पार्ट्स। क्या वो दोनों पार्ट्स इक्वल होंगे? सोचो, नहीं। यहां देखिए, अब कुछ नाम दे दो इसको, पॉइंट को देना है तो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती वैसे नाम देने की, बिकॉज आपको तो एमसीक्यू में टिक करना है, वो आपने अपने लिए ही लिखना है जो लिखना है। सो यू कैन से यहां रेजिस्टेंस की रेशो क्या है? 6:3, मतलब 2:1।
तो जो करंट की रेशियो होगी 1:2 होगी। तो किसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है? 5 को। सो आपका I3 और I4 बोला है ना, टोटल करंट है 5 एम्पियर। इस 5 एम्पियर करंट को 1:2 की रेशियो में डिवाइड करना है। सो इट विल बी 1/3 into 5 एम्पियर, 2/3 into 5 एम्पियर। सो इट इज इक्वल टू 5/3 एम्पियर, 10/3 एम्पियर। तो यहां से कितनी करंट जाएगी? 5/3 एम्पियर और इधर से 10/3 एम्पियर। एंड ऑब्वियसली आप इन दोनों को ऐड करके देख लो, इट विल बी 5। चलिए बेटा, हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस है वो है 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। आर इज 2, 3 एंड 4। तो करंट की जो रेशियो होगी दैट वुड बी 1/2, 1/3, 1/4, 1/4। नाउ फाइंड द एलसीएम। कितना आएगा? 12। तो आप मल्टीप्लाई कर लो 12 के साथ। किससे मल्टीप्लाई करना है वो भी देख लो। 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ये 6 आएगा, ये 4 आएगा और ये 3 आएगा। इसका मतलब आपने टोटल करंट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है और उन 3 पार्ट्स का रेशियो होना चाहिए 6:4:3। ऑब्वियसली ये रेशियो इससे उल्टा रेशियो है, करके देखना। तो I1 कितना होगा? टोटल करंट है बेटा 2.6 एम्पियर। I1 विल बी 643, यहां लिख लेते हैं हम जस्ट रेफरेंस के लिए। टोटल कितना है इन तीनों का? टोटल कितना है? 13 है ना? 6, 4, 10, 3, 13। तो हम यहां लिखेंगे 6/13 into 2.6, 4/13 into 2.6, 3/13 into 2.6। so this will be 0.2। तो आ गया 1.2 एम्पियर। 0.2 फिर से ये आ गया 0.8 एम्पियर। 0.2 फिर से 0.6 एम्पियर। सो देखो जरा, I1, I2, I3 की ये जो वैल्यूज आई हैं, इनको अगर हम ऐड कर लें, तो क्या हमें 2.6 मिल रहा है? यस, है ना? ये हो गया आपके पास कितना? 8 और 6 हो गया 14, 2, 6 हो गया, राइट? तो ऐसे करने हैं आपने सीरीज और पैरेलल। ये करंट डिवीजन रूल लगाने की जरूरत नहीं है। करंट डिवीजन रूल बेटा तब लगाओ जब दो हो, और दो में भी ये करो ना। करंट डिवीजन रूल भी क्यों लगाए? ठीक है, अभी भी डाउट है तो और दे सकता हूं, नहीं तो आप अपनी बुक में से और क्वेश्चन निकालो। तो बेटर ये कि आप खुद प्रैक्टिस करें देन आस्क। मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि भैया इस रास्ते पे चलो। अब कोई ब्लेड जाएगा उस रास्ते पे, बोले मैंने नहीं चलना, तो घुसेटना नहीं है किसी को भी हमने। बेटा रेजिस्टेंस में ना एक शॉर्टकट याद रखें, आपको मैंने कैपेसिटेंस में भी बताया था। हर बार अप्लाई तो नहीं होगा, बट जब जब अप्लाई होगा तो आपको पेपर पेन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एक NR और एक R है, तो their effective resistance will be NR divided by N+1। ठीक है, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन पे एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 3 रेजिस्टर्स of resistance is 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm, 1, 2 and 3 can be connected in how many ways? कितने तरीके से हम इन 3 रेजिस्टर्स को, जिनकी वैल्यू डिफरेंट है, फिर हम इसको जनरलाइज भी करेंगे। फिर हम इसके बेसिस पे ये भी देखेंगे कि हमें मैक्सिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है और मिनिमम रेजिस्टेंस कब मिलता है। 3 रेजिस्टर्स हैं हमारे पास, रेजिस्टेंसेस है 1, 2 एंड 3। 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम को हम कैसे जोड़े? देखिए, एक तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। दूसरा, ये 1 ओम इधर ही रहने दीजिए, 2 और 3 को पैरेलल में जोड़ दो। फिर तीसरा क्या करो,
ये इंटरचेंज करना स्टार्ट कर दो। एवरी टाइम जब आप ये इंटरचेंजिंग करोगे यू विल गेट ए न्यू रेजिस्टेंस नाउ। 2 ओम, इसको 1 कर दो, इसको 3 रहने दो। अब क्या करना, नेक्स्ट में 3 इधर ले आना, ये 1 रहने दो और ये 2 कर दिया। इसके अलावा ये कितने हो गए, 1 2 3 एंड 4 कॉम्बिनेशन हो गए। इसके अलावा ये अब 2 पैरेलल में जोड़ो, 2 सीरीज में जोड़ो, 1 2, इनके पैरेलल में 3। ऐसे और कॉम्बिनेशंस एक्सप्लोर करिए आप, ठीक है। और सिर्फ कॉम्बिनेशन नहीं, जैसे यहाँ 1 2 3 ऐसे है, यू टेक दिस 1 हियर, 3 इधर, फिर 2 इधर, 3 ऊपर, 1 उधर ही रहने दिया, और तीनों पैरेलल में भी लगा लो। आप क्या करना, दिस इज नाउ टुडेज टास्क, हर एक कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना। वेरी इजी टास्क, विल टेक ओनली 5 मिनट्स। अभी आपके पास जो टाइम है इसी टाइम में हो जाएगा, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो हर एक कॉम्बिनेशन का। इस टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करने के बाद ऑफ कोर्स मैं आपको एक चीज बता देता हूं पहले, जब आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं विद डिफरेंट वैल्यूज, you will have in total 2 raised power 3, that is 8 combinations. How many combinations are there? 8 combinations. मतलब अगर n resistors हैं different values के, n resistors of different values can be connected in 2 raised power n ways. डिफरेंट वैल्यूज के अगर n रेजिस्टर्स हैं, दे कैन बी कनेक्टेड इन 2 raised power n ways. लेकिन n जो है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। कोई बोले एक ही रेजिस्टर है मेरे पास, तो 2 raised power 1 तो 2 हुआ, तो उस एक रेजिस्टर को 2 तरीके से नहीं जोड़ सकते, और ना ही हम 2 रेजिस्टर्स को 4 तरीके से जोड़ सकते हैं। When we have 2 resistors, 2 raised power 2 combinations नहीं होंगे। 2 resistors can either be in series or in parallel. No third combination is there. So ये जो फॉर्मूला है 2 raised power n ways greater than 3 के लिए है, equal to 3 के लिए भी है। लेकिन अगर रेजिस्टर्स की सेम वैल्यू होगी, if the resistors are of same value, then possible combinations जो होगा इससे हाफ होगा। किससे हाफ? n के साथ, डिफरेंट वैल्यू के साथ आया 2 raised power n, तो 2 raised power n divided by 2 becomes 2 raised power n minus 1। मतलब अगर ये तीनों रेजिस्टर्स का रेजिस्टेंस R होता तो हमारे पास 4 ही कॉम्बिनेशन बनते, एक ऐसा वाला, एक ऐसा वाला, यहाँ इंटरचेंजिंग करके तो कुछ नहीं होगा, एक ऐसा वाला और एक तीनों पैरेलल में। फाइनली यू विल गेट टू नो कि अगर हम सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में जोड़ें तो we'll get the minimum resistance, and when they are connected in series we'll get the max. When all are connected in series, ये values find करना, you'll get to know that when all the resistors are connected in series we have the maximum resistance, और जब सारे parallel में होंगे we'll have the minimum resistance। ठीक है, that's all for today. We'll continue with the same kind of analysis tomorrow also. Thank you.